नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप है मेरे साथ में एक अपडेट के साथ। और अपडेट ये है कि हाल ही में जो G20 की बैठक हुई और उस बैठक के अंदर भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री ब्राजील गए थे, रियो डी जेनेरियो गए थे। वहीं पर चीनी राष्ट्रपति उपस्थित थे और चीनी राष्ट्रपति के साथ साथ उनके विदेश मंत्री वांग वी प्रेजेंट थे। ऐसे में वांग वी और भारत के विदेश मंत्री के बीच बातचीत हुई और उन बातचीतों में जिस प्रकार से पहले ब्रिक्स समिट के अंदर कुछ अपडेट्स आए थे, ठीक उसी तर्ज पर यहां पर भी कुछ नए अपडेट्स देखने को मिले। और उन नए अपडेट्स में भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट सेवा का, जो कि 2020 से बंद है, उसका पुनः शुरू हुआ जाना शामिल है। और वहीं दूसरी ओर भारत से कैलाश यात्रा पर जाने के लिए चीन के साथ बातचीत की गई है। अब ये दोनों बातें क्या मायने रखती हैं? क्या कैलाश यात्रा को लेकर विवाद है? क्या है वो तर्क जिसमें यह कहा जाता है कि भारत का था कैलाश पर्वत? सारी बातें आज के सेशन में जिक्र करेंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चर्चा करते हैं भारत और चीनी राष्ट्रपति के उस समिट में शामिल होने की, जो कि हाल ही में रियो डी जेनेरियो के अंदर ब्राजील में आयोजित की गई थी। आप इन तस्वीरों को पहले एक बार देख चुके हैं। ये तस्वीरें भारत और चीन के बीच में ब्रिक्स समिट 2024 की हैं, जब भारत रशिया में शामिल होने के लिए गया था और वहां पर चीनी राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री की बातचीत हुई थी। इन बातचीतों को हमने अपने सेशन में कवर किया था और बताया था कि किस प्रकार से रूसी प्रयासों से संभवतः दोनों देश एक दूसरे के नजदीक आए हैं। साथ ही साथ में इंडिया चाइना ने उस बातचीत के बाद से एक दूसरे के साथ दोनों की सेनाओं को दूर करना, बॉर्डर एरिया से यानी कि डिसएंगेजमेंट शुरू कर दिया था, जो कि ताजा खबरों में जुड़कर आया था। यानी कि जिस प्रकार से अक्टूबर में बातचीत हुई थी, 30 अक्टूबर तक आते आते दोनों के बीच डिसएंगेजमेंट हो रहा है, ऐसी खबरें दिखाई देना शुरू हो गई थी। दिवाली के अवसर पर भारत और चीन की सेनाएं एक गुड जेस्चर के साथ एक दूसरे के साथ दिखाई दी। साथ में ऐसी कुछ तस्वीरें निकलकर आई जिसमें भारतीय सेना और चीनी सेना जिस प्रकार से डिसएंगेजमेंट गतिविधियों में शामिल है, वो कैमरों में कैद हुई। एक खबर इस प्रकार से निकलकर आई कि देप्सांग में 7 अगस्त को जहां पर इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन हो रखा था, 25 अक्टूबर तक पहुंचते पहुंचते वो कंस्ट्रक्शन चीनियों के द्वारा हटा दिया गया। कहने का मतलब यह है कि जो वार्ता रूस में हुई थी वो कुछ हद तक सफल हुई। अब उससे आगे बढ़ने की बात थी। तो रूस में जब वार्ता हुई थी तब यह तय हुआ था कि भारत और चीन, रूस में बैठकर के जब बात हुई थी तब यह बात हुई थी कि दोनों देश अब उच्च स्तरीय लेवल पर बैठकें करते रहेंगे। ऐसे में अब इन दोनों की फिर से मुलाकात होती है और यह तय होता है कि हमारी मंत्री स्तर पर, विदेश सचिव स्तर पर बातचीत कैसे आगे बढ़ेंगी। ये सेशन के अंदर हम ये आपको जानकारी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली दोनों देश अपने स्तर पर कुछ हद तक इन गतिविधियों के लिए तैयार हुए हैं कि भारत और चीन कैसे एक दूसरे के साथ रिश्तों को बेहतर बनाते हुए बॉर्डर टेंशन्स को दूर करें। जयशंकर साहब और वांग वी के बीच में हुई कैलाश मानसरोवर की डिस्कशन इस बात को दर्शाती है, क्योंकि लंबे समय से कैलाश मानसरोवर की यात्रा चीन की तरफ से बंद की हुई है। कहां पर हुआ था ये सब? G20 में हुआ था। G20 कहां था? ब्राजील में था। ब्राजील में कहां था? तो रियो डी जेनेरियो में था। एक तस्वीर भी निकलकर आई थी जिसमें चीनी राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री कॉमन एक तस्वीर में दिखाई दिए थे और वहीं से यह खबर बाहर निकलकर आना शुरू हुई। यानी कि चीन के रेस्पेक्ट में G20 से जो हमें न्यूज बाहर आई उसमें इस प्रकार की खबरें शामिल थी। ठीक है, न्यूज बनकर आती है कि जयशंकर और वांग डिस्कस नेक्स्ट स्टेप, रिजम्पशन ऑफ मानसरोवर यात्रा एंड डायरेक्ट फ्लाइट। यह खबर जब आती है तो थोड़ा सा G20 के बारे में भी जान लेने का मन करता है। हालांकि G20 के बारे में मैं कई सेशंस में ऑलरेडी बता चुका हूं, फिर भी एक बार बता देता हूं। दुनिया के 80% जीडीपी का प्रतिनिधित्व करते हैं 20 देश। असल में 20 देशों के साथ साथ कुछ यूनियन भी शामिल हैं, जिनमें यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन के नाम भी शामिल हैं। G7 देशों के द्वारा एक वाइडर एंगल पर लोगों को शामिल करने के लिए G20 बनाया हुआ है। G20 के अंदर भारत समेत चाइना, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और साउथ कोरिया जैसे देश शामिल हैं। यही G20 है जिसकी बैठक सितंबर 2023 में भारत में हुई थी, उससे पहले इंडोनेशिया में थी, इस बार ब्राजील में है और अगली जो बैठक है G20 की वो साउथ अफ्रीका में 2025 में होगी। इस बार की जो G20 बैठक हुई उसके प्रमुख एजेंडों में भुखमरी और गरीबी से मिटाना, सरकारों के कामकाज में सुधार करना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ऊर्जा के विकल्प तलाशना था। इस बार के G20 की खासियत यह रही कि यहां पर अफ्रीकन यूनियन पहली बार फुल टाइम मेंबर के रूप में हिस्सा लिया।
पिछली बार जब भारत में हुई थी तो भारत के प्रयासों से अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया था। साथ ही साथ इस बार के G20 में 7 नॉन मेंबर देशों के भी द्वारा हिस्सा लिया गया था। यहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा अपनी तरफ से यह बात गिनाई गई कि हमारे प्रयासों से G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल किया गया है। ये बातें हमने अपने अन्य सेशन में भी एक साझा की हैं। ठीक है, अब आते हैं हम भारत और चीन के बारे में। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में जो 2 दिन यानी कि कल और परसों यानी कि 18 और 19 को चली हुई ये जो बैठक थी, इसमें 5 साल बाद विशेष प्रतिनिधियों की बैठक बुलाने पर सहमति बनी। किन किन के बीच? भारत और चाइना के बीच। तो असल में क्या होता है कि ऐसी बैठकों में 2 देश भी अपनी द्विपक्षीय वार्ता कर लेते हैं। तो जिस तरह से सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं तो लोग आपस में बातचीत भी करते हैं। तो यहाँ पर आप भारत और चाइना के विदेश मंत्रियों को आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हुए देख सकते हैं। इसी की अपडेट एस जयशंकर साहब द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर दी गई और भारत में जो चीनी राजदूत हैं उनके द्वारा दी गई। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने जो बातचीत अपनी जारी की, उस बातचीत में यह बात मेंशन की गई थी। क्या मेंशन की गई थी? हमारे तमाम प्रयासों के बीच में कैलाश मानसरोवर यात्रा की पिलग्रिमेज, डेटा शेयरिंग ऑन ट्रांस बॉर्डर रिवर्स एंड डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड मीडिया एक्सचेंज, इनको लेकर भी बातचीत हुई है। मीडिया एक्सचेंज को लेकर के भी मैं बता दूं, दोनों देशों के बीच में कुछ पाबंदियां हैं कि इतने ही मीडिया कर्मी आपके यहां रह सकते हैं और हमारे यहां पर आपके इतने मीडिया कर्मी रह सकते हैं। कुछ इस तरह की दोनों देशों के बीच में बातचीत है। ठीक है, तो इस तरह से बातचीत में कैलाश मानसरोवर की यात्रा की बातचीत सबसे प्रमुख बातचीत मीडिया में इस समय चल रही है। कैलाश मानसरोवर के बारे में मैं आपको बताऊं, कैलाश मानसरोवर चीनी कब्जे वाले तिब्बत में है। यह तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर भारतीयों के लिए अत्यंत पूजनीय है। मान्यताओं के अनुसार ऋग्वेद में मेंशन्ड है कैलाश मानसरोवर की जानकारी। कैलाश मानसरोवर पर भगवान शिव और पार्वती के स्थान के रूप में उसकी पूजा की जाती है। भगवान शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर रहते हैं, ये धार्मिक मान्यता है। इसलिए बहुत सारे हिंदू मतावलंबी यहां पर जाकर इस जगह की परिक्रमा करना चाहते हैं। ठीक इसी तरह जैन कम्युनिटी यहाँ पर ऋषभ देव के लिए इस जगह की पूजा करती है, मान्यता रखती है। उनका मानना है कि ऋषभ देव को यहीं से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बौद्धिज्म में तिब्बत पर्वत को, ये जो कैलाश मानसरोवर है, इसे मान्यता है कि यह पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी का केंद्र है। तो इस प्रकार से तीनों धार्मिक मान्यताओं में इस जगह का खासा महत्व है। ऐसे में भारत से ट्रांस बाउंड्री इस जगह जाने के लिए चाइना में जाना होता है, क्योंकि तिब्बत चाइना के कब्जे में है। तो ऐसे में भारत से चाइना जाने के लिए बॉर्डर क्रॉस करना होता है और कैलाश मानसरोवर पहुंचना होता है। कैलाश मानसरोवर पहुंचने के लिए जो रास्ते हैं, उन रास्तों में कैलाश मानसरोवर के लिए भारत से एक रास्ता उत्तराखंड में लिपुलेख से होकर कैलाश मानसरोवर जाता है, दूसरा रास्ता नेपाल से होकर काठमांडू से होकर जाता है और तीसरा रास्ता सिक्किम से होकर जाता है, नाथुला पास से होकर। कैलाश मानसरोवर जिसकी ऊंचाई 21,000 फीट है, यह जगह कैलाश लिपुलेख से अगर जाया जाए तो 65 किलोमीटर दूर ही पड़ती है। वहीं दूसरी ओर सिक्किम से अगर जाया जाए तो आपको हिमालय के पीछे पीछे यूं चलते हुए यहां पहुंचना होता है। यह 802 किलोमीटर पड़ता है। और भारतीयों के लिए अगर यहां से कैलाश मानसरोवर जाने का जो तीसरा रास्ता है, जो काठमांडू होकर के है, वो 500 किलोमीटर होकर जाता है। तो देखिए, एक रास्ता तो कुछ इस प्रकार से नाथुला से होकर के हिमालय के पीछे से निकलता है, दूसरा रास्ता यहां काठमांडू से होकर निकलता है, यानी कि वाया नेपाल होकर के चाइना के अंदर जहां बॉर्डर टच हो रहा है, और तीसरा रास्ता लिपुलेख से सीधा कैलाश मानसरोवर का है। ये सारे रास्ते इधर से होकर के जाते हैं। ठीक है, इन रास्तों तक पहुंचने के लिए दुर्गम हिमालय पर्वत को क्रॉस करके जाना होता है और यहीं से इनकी कनेक्टिविटी बनती है। तो जो उत्तराखंड वाला रास्ता है लिपुलेख से, वैसे वहां पर सीधे पहुंचने के 6 दिन लगते हैं। इसके लिए उत्तराखंड के धारचूला से यात्रा शुरू होती है, मंगती नाला तक 35 किलोमीटर तक गाड़ियों से जाते हैं और उसके बाद जिप्ती गाला तक 8 किलोमीटर पैदल जाते हैं। रात में रुककर दूसरे दिन 27 किलोमीटर चलकर बोधी और तीसरे दिन 17 किलोमीटर चलकर गुंजी पहुंचते हैं। यहां 2 रातें रुकते हैं, मेडिकल जांचें यहां पर की जाती हैं और फिर 5वें दिन 18 किलोमीटर चल के नबीडोंग पहुंचते हैं। 6ठे दिन 9 किलोमीटर चलकर लिपुलेख होते हुए चीन में प्रवेश करते हैं। असल में ये 6 किलोमीटर तक तो पहुंचने का रास्ता 6 दिन का, यात्रा में लगभग 20 से 25 दिन का समय लगता है। ऐसे ही नेपाल वाला जो रास्ता है और ऐसे ही सिक्किम वाला जो रास्ता है, इन सब में अपने अपने समय लगते हैं। उत्तराखंड वाले में पूरा आना जाना जो है वो 24 दिन में काउंट किया जाता है, जिसमें दिल्ली में पहले बेस कैंप पर ट्रेनिंग दी जाती है। मतलब दिल्ली में ट्रेनिंग दी जाती है कि ठंड में कैसे रहोगे, क्योंकि वहां पर ठंड बहुत है।
ऐसे ही सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर 21 किलोमीटर में जाया जाता है। यात्रा में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्च बताया जाता है। जरूरी सारे डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होते हैं क्योंकि चीन एक दूसरा देश है, इसलिए आपको चीनी परमिशन एज ए वीजा, साथ में आपका अपना पहचान दैट इज पासपोर्ट होना जरूरी होता है। इन यात्राओं में हिंदू मान्यताओं का बहुत महत्व है, इसीलिए हिंदू यहां पर बड़ी संख्या में जाना चाहते हैं। ऋग्वेद के अंदर कैलाश पर्वत का जिक्र है। कुछ इस प्रकार से एक श्लोक में लिखा गया है जिसमें मंडल 10 सूक्त 121 में कैलाश पर्वत का जिक्र किया गया है। 2020 से चीन भारतीयों को कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने नहीं दे रहा है। जब भारत सरकार से इस विषय में पूछा गया तो जवाब दिया गया कि 2013 और 14 में हमारे बीच ऑलरेडी एक समझौता हो रखा है, लेकिन चीन ने वो समझौता तोड़ते हुए भारतीयों को यहां जाने से रोक दिया है। तो टेक्निकली भारत और चीन के जब संबंध खराब होने शुरू हुए गलवान इंसिडेंट के बाद से, तब से चीन ने भारतीयों को यहां जाने से रोक लगा दी। ऐसे में भारत और चीन के बीच क्या पहले इन जगहों पर जाने के लिए कुछ समझौते थे? तो वर्ष 2013 और 14 में दोनों देशों के बीच समझौते हो रखे थे। ये 2024 की खबर है जो आरटीआई में जानकारी निकल कर आई थी। दोनों देशों के बीच 13 और 14 में समझौते हुए थे। 2013 में समझौता यही था कि लिपुलेख दर्रा मार्ग से होकर कैलाश मानसरोवर जाने के लिए था, और दूसरा समझौता नाथुला यानी कि सिक्किम से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए था। दोनों जगहों से लगभग भाषा एक जैसी थी और इन जगहों के एग्रीमेंट हमने यात्रा के लिए किए हुए थे, लेकिन बिगड़ते हालातों के बीच, संबंधों के बीच इन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा रोक दी थी। यहां पर 2013 की ये न्यूज कटिंग आप देख रहे हैं जिसमें दोनों के बीच में इस तरह के हस्ताक्षर हुए थे। अब बात निकलती है कि यहां से आगे के रास्ते में नेपाल का क्या महत्व है। असल में जो रास्ते मैंने आपको बताए, एक तो उत्तराखंड से होकर है जो बिल्कुल उत्तराखंड के सामने ही समझ लो कैलाश है, लेकिन दूसरे जो अन्य रास्ते हैं उनमें नेपाल के काठमांडू से होकर और तीसरा जो है वो सिक्किम से होकर के। तो नेपाल के काठमांडू से होकर के जो यात्रा की जाती है, लोगों ने जब भारत के साथ रिश्ते चाइना के खराब हुए तो सोचा कि नेपाल होकर के इधर चला जाए। तो ऐसे में लगभग 50,000 यात्रियों ने नेपाल से वाया नेपाल से चाइना जाने की परमिशन मांगी, लेकिन चाइना ने साफ मना कर दिया और मतलब बहुत कड़े नियम लगा दिए। इतने कड़े नियम लगा दिए कि पहले बायोमेट्रिक रूप से पहचान कराओ, आवेदन करने के लिए पहले प्रेजेंट होकर के आवेदन करने के लिए और बायोमेट्रिक पहचान बनाओ, तभी जाकर यहां से जाने देंगे। तो एक प्रकार से 50,000 भारतीयों के द्वारा परमिशन मांगी गई थी, लेकिन चाइना ने नहीं दी। साथ ही साथ खर्चा इतना बढ़ गया कि मतलब नेपाल वालों को कहा गया कि अगर आप इस क्षेत्र में आना चाहते हैं तो पहले 8 मिलियन नेपाली रुपया, लगभग $60,000 पहले जमा कराओ, तब जाकर के आने देंगे, और खर्चा पर यात्री 2.5 लाख रुपए तक होने लगा। ऐसे में तमाम प्रकार की दिक्कतें आने लगी। बहुत बड़ी मात्रा में लोग जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पाए। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि इससे यात्रा और टूरिज्म दोनों ही प्रभावित होने लगे। नेपाल के टूर ऑपरेटर्स ने बकायदा चाइना से रिक्वेस्ट की कि आप इस जगह टूरिज्म तो जारी रखिए, लेकिन चाइना एक भी नहीं सुना। तो कुल मिलाकर के ये दोनों देशों के बीच बिगड़े हुए संबंधों का बहुत बड़ा प्रमाण बना था कि दोनों देश किस तरह से एक दूसरे के लोगों को देखकर पसंद नहीं कर रहे हैं। खैर, इस गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से अब जाकर के ये सुर्खियां बनने लगी हैं कि दोनों देश फिर से एक दूसरे के साथ दोनों जगहों को लेकर के बातचीत वापस से सुलभ कर रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये बनता है जो भारत के अंदर काफी ज्यादा चर्चा का विषय रहता है, और वो ये कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने कैलाश मानसरोवर की जमीन चीन को सौंपी थी? इसके बारे में पूर्व राजदूत पी स्टोप दान अपने एक आर्टिकल में लिखते हैं कि कैलाश मानसरोवर और इसके आसपास का इलाका 1960 के दशक तक भारत के अधिकार क्षेत्र में आता था। लद्दाख के राजा त्वसांग नामग्याल के द्वारा शासन क्षेत्र कैलाश मानसरोवर के मैनसर नाम की जगह पर था। यह पूरा इलाका भारत चीन से नेपाल तक की सीमा तक फैला था। 1911 और 21 की जनगणना में कैलाश मानसरोवर वाले इलाके के मैनसर गांव में 44 घर होने की बात सरकारी रिकॉर्ड में है। 1958 में जम्मू कश्मीर समझौते के मुताबिक मैनसर चीन के कब्जे में चला गया और यह इलाका चीन कब्जे वाले लद्दाख तहसील के 110 गांवों में शामिल हो गया। इसका मतलब कुछ लोगों का मानना है कि यह पहले भारत के और विशेष रूप से लद्दाख के राजा के पास हुआ करता था। 1959 में पहली बार चीन ने लेकिन इस मैप को सिक्किम के साथ अपने मैप में दिखा दिया। वहीं दूसरी और स्टोपदान की जो ये बात है, उसके साथ साथ दूसरी बात कही जाती है एक मिथक और सत्य के नाम से, जिसके लेखक पीयूष बबेले हैं। वो लिखते हैं कि कैलाश मानसरोवर का यह इलाका भारत नहीं बल्कि तिब्बत का हिस्सा हुआ करता था, और जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया तो उसके बाद से वो तिब्बत का ही हो गया और वहां पर बैठे हुए जो दलाई लामा थे वो भारत चले आए। कहने का मतलब तिब्बत के साथ साथ कैलाश चला गया चाइना के पास। खैर, वर्तमान में स्थिति यह है कि यह स्थान चाइना के पास है और चाइना के संबंध भारत के साथ
बहुत हद तक खराब रहे हैं। हाल ही में ये सुधारने शुरू हुए ब्रिक्स समिट के बाद से, जिसके बाद बॉर्डर पर डिसंगेजमेंट शुरू हुआ और वर्तमान में ये खबर जुड़कर आई। न्यू खबर के अंदर ये चीज जुड़ के आई कि आगे चल के दोनों देश और अच्छे से अपने संबंधों को आगे बढ़ाएंगे। जो फ्लाइट्स पर 2020 से आफ्टर कोविड बैन लगा हुआ था कि भारत और चीन के बीच की डायरेक्ट फ्लाइट रोक दी गई थी पैंडेमिक के दौर में, अब वो वापस से शुरू हो पाएंगी। इस बात की चर्चा चीन के विदेश मंत्री के साथ भारत के विदेश मंत्री ने की है। तो ना केवल डायरेक्ट फ्लाइट दोबारा से शुरू होने की चर्चा की गई है, बल्कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी फिर से बहाल करने की दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई है। सीमावर्ती इलाकों में शांति पर सहमति बनी है। क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने को लेकर और संबंध सुधारने को लेकर फोकस करने की बात की गई है, जो कि आप एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा जारी किए गए मीडिया सेंटर रिपोर्ट्स में देख सकते हैं। तो संभवतया आप सभी को यह अपडेट पसंद आया हो। अगर अपडेट पसंद आया हो तो साथियों से साझा करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।